साथियों नमस्कार। एक बहुत बड़ा घोटाला उत्तराखंड से सामने आ रहा है। LUCC चीट फंड कंपनी के तरफ से किया गया है। वहां के निवेशकों को और न वहां के बल्कि पूरे देश के कई राज्यों में उसके ब्रांच हैं और वहां से फिलहाल में 189 करोड़ रुपए का ठगी सामने आया है। और जिस प्रकार से लगातार उसके ऊपर FIR किए जा रहे हैं निवेशकों की तरफ से, लगभग 13 FIR कहीं उससे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर कर दिए गए हैं और 70 से ज्यादा FIR देश के कई राज्य में किए जा चुके हैं। कुछ महीना पहले एक महिला के द्वारा इसकी गड़बड़ियां जाहिर की गई थी और शिकायत भी लिखित रूप से दी गई थी और ब्रांच के मैनेजर और एक कर्मचारी के ऊपर लिखित मुकदमा कराया गया था। अगर उसी समय रहते अगर इसकी जांच कर ली गई होती तो शायद आज इतना बड़ा घोटाला ये करके नहीं गई होती। लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ के आसपास की ये ठगी करके गई है। सरकार के जो कॉर्पोरेट रेगुलेटर हैं, लाइसेंस दे करके सारी जिम्मेदारियां इनकी खत्म हो जाती हैं क्या? कि ऐसी कंपनियों का जब ऑडिटिंग के दौरान जब इनकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो इन पर निगाह और कड़ी क्यों नहीं की जाती कि ऐसा ना हो कि जब इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है तो कहीं अचानक से ये अपने निवेशकों के साथ फ्रॉड न कर दें। क्या ग्राउंड लेवल पर ये कभी भी चेक नहीं किया जाता कि जो चीट फंड कंपनी की लॉ है उस प्लान के अलावा ये अपने तरफ से निवेशकों को लुभाने के लिए कोई स्पेशल प्लान चला तो नहीं रहे हैं, जैसे पहले सहारा ने किया था। याद होगा आपको, 5 वर्ष के आसपास में 2 गुना, कुछ और वर्ष रखने पर 3 या 4 गुना, इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस था। 5 गुना तक का प्लान किया गया था पीयूष साहब के समय। तो क्यों ऐसा ये कॉर्पोरेट रेगुलेटर नहीं करते हैं? लाइसेंस देने के बाद क्यों नहीं इस पर कड़ी निगाह ये रेगुलेटर्स रखते हैं कि निवेशकों का पैसा डूबने न पाए? जो गाढ़ी कमाई मेहनत मजदूरी करके ये लोग जमा करते हैं, तो इस कमाई को इन निवेशकों के हित की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं ये हमेशा तत्पर रहते हैं? क्यों नहीं शुरुआती शिकायत के दौरान ही इस पर शिकंजा कस लिया जाता है? क्यों नहीं इसके जो पैसे ये जमा कराते हैं ऑडिटिंग के दौरान जब ये चेक की जाती है तो इस पैसे को 70 से 80% तक में ये संस्थाएं अपने पास से भी हो चाहे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, इनके पास क्यों नहीं जमा करा लिया जाता है? क्यों नहीं कड़ाई से जमा करा लिया जाता है कि कम से कम अगर कोई निवेशक 100 रुपए जमा कर रहा है, कम से कम उसमें से 60 रुपए 70 रुपए तक तो सिक्योर होगा उसका। अगर इतना सरकार और सरकारी एजेंसियां नहीं कर पाती हैं तो ऐसे चीट फंड कंपनियों को लाइसेंस देना बंद करें। सिर्फ सरकार अपने पास पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसी चीट फंड कंपनियों को, सोसाइटीज को लाइसेंस देना, और उसके बाद जैसा ये भी जानते हैं कि शराब पूरे समाज के लिए खतरनाक है, नशा का कारोबार बहुत तेजी से हो रहा है देश के अंदर, और इस पर मैंने एक वीडियो भी द की फैक्ट फाइल में बनाया है, इंडिया यूथ इन डेंजर। उसको आप देखिएगा, मैंने विस्तृत उसमें सारी बातें कही हैं। तो सरकार को तो लाइसेंस देना है और उसके एवज में लाइसेंस फी जमा कराना है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां खत्म है। नशीली चीजों पर वैधानिक चेतावनी, जिम्मेदारी खत्म। कंपनियों का लाइसेंस देने के बाद देख रेख करना, कितना का वो कारोबार कर रहा है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें तब देखी जाती हैं जब कंपनी फ्रॉड करके चली जाती है। अब सोचिए कि जो उत्तराखंड की ये कंपनी है, लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रिफ्ट कॉर्पोरेट सोसाइटीज, इतना लंबा नाम और काम ठगी का कहीं बड़ा, नाम के जैसा ही। मैं इस वीडियो के माध्यम से आम समाज को, जनता को ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसी चीट फंड कंपनियों के प्रलोभन में न आए। ऐसी कंपनियों के इंश्योरेंस के पॉलिसी बिल्कुल न लें। इनके जैसे कंपनियों की जो चीट फंड कंपनियां कुछ समय पहले आती हैं और इनका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होता है, ये आम लोगों को, निवेशकों को इतना अच्छे ढंग से उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि वो ऐसी कंपनियों के बहकावे में आ जाते हैं। ये डबल ट्रिपल करने का जो प्लान है, जैसा कि LUCC इतना ज़्यादा पैसा कैसे इकट्ठा कर ली? इतना बड़ा सहारा का केस 2012 से चल रहा है, उसके बावजूद भी ये चीट फंड कंपनियों पर आम लोग विश्वास करके इसमें डबल ट्रिपल के लालच में पैसा जमा कर दे रहे हैं। 189 करोड़ CID की जांच में आया है। केस CBI को उत्तराखंड सरकार ने दे दिया है और इसमें जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं देश भर से 800 करोड़ से ज़्यादा लगभग इसमें घोटाले होने का अनुमान है। अब सोचिए आप कि लगातार ये जनता लुटती जा रही है। 2007-8 से हमारे लोगों के बीच के पैसे
कंटिन्यू मेहनत मजदूरी जो करके इनको देते जा रहे हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, और ये बड़े आराम से नाम बदल बदल करके आते हैं। अरे वो चली गई तो क्या से, वो कंपनी भाग गई, लेकिन हम बिल्कुल आपके बीच रहेंगे, हमारे भरोसे पर पैसा जमा करिए, कंपनी भाग जाएगी तो हम पैसा देंगे। ये आम शब्द हैं जो नेटवर्कर आम निवेशकों जमाकर्ताओं से समाज के अंदर जब जाते हैं बात करने के लिए, तो ऐसे नेटवर्कर का यही ज्यादा शब्द आता है सामने। तो ये जनता कब जागरूक होगी? सरकार तो कुछ नहीं करेगी, कोई भी सरकार आप रख लीजिए, इससे बड़े बड़े घोटाले पहले भी हुए हैं और इस सरकार में भी हो रहे हैं, आने वाले सरकार में भी होंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम बन गया है इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये सिस्टम में बैठ कर गया है बिना परिश्रम के। जब पैसा आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा करके जब बन जा रहा है तो ईमानदारी करके परिश्रम करने से परहेज तो होगा ही, और सरकार को पैसा चाहिए, और नीचे क्या कर रही हैं कंपनियां उससे क्या लेना देना है। होगा जांच, कौन उनके जेब से जा रहा है, जांच होता रहेगा। PACL का पैसा जैसे 20,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा है उस तरह से मिलता रहेगा, सहारा का 10,000 से 50,000 के बीच में मिल रहा है वैसे मिलता रहेगा। कंपनियां केस जानबूझ करके अपने वकीलों के दम पर, अपने पैसे के दम पर खींचती रहेंगी। चलिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तब तक धीरे धीरे सब कुछ मामला ठंडा हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि सब पेपर वर्क हो जाएगा, पैसा सब निवेशकों का दिया जा चुका है, केस खत्म। ये पकड़े गए लोगों की बात कर रहे हैं। अब LUCC का जो प्रमोटर्स हैं वो तो सब भाग गए विदेश, काम खत्म हो गया। अब तो उनको लाना कठिन है। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टियां क्या कैसे कब्जे में आएंगी, बिक्री होगा, कैसे दिया जाएगा, ये सब तो बात की बात है। लेकिन आम जनता जागरूक नहीं हो रहा है। 20-25 साल से धीरे धीरे हजारों कंपनियां भाग चुकी हैं, बड़े बड़े घोटाले कर भाग चुकी हैं, फिर भी हमारे बीच के समाज के जनता का भरोसा बना ही है, जमा कर ही दे रहे हैं ऐसे चिट फंड कंपनियों में पैसा। क्यों? जनधन अकाउंट आपका सरकार ने खुलवा दिया है, जीरो बैलेंस पे उसमें पैसे जनधन अकाउंट में, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक में पैसे नहीं कटते, तो थोड़ा समय रख दीजिए, आप जाइए वहाँ जमा करिए। और मिनी ब्रांच बहुत सारे खुल चुके हैं, वहाँ जाकर के आप पैसा जमा करिए, निकालिए। 500, 1,000, 2,000, 10,000 तक, सेम ब्रांच है तो 25,000 तक का बेनिफिट है आपको निकालने का, जमा करने का, हर चीज़ है। एक आम निवेशक जो मध्यम वर्गीय या उससे निचले स्थिति का जो भी जमा करता है, इतना में संतुष्ट है। वो ज़्यादा हो रहा है तो बड़े ब्रांच में अकाउंट आप खुलवाइए, वहाँ जाके जमा करिए, सेफ्टी तो होगी कम से कम। कमाने में वर्षों लग रहा है, गंवाने में कुछ दिन, बस काम खत्म हो गया। क्यों आप अपने मेहनत को नज़रअंदाज कर रहे हैं? परिश्रम से कमाए गए पैसे को क्यों आप यूं ही किसी और को उसका जीवन संवारने के लिए हंसते हंसते सौंप दे रहे हैं? नहीं समझेंगे, नहीं चेतेंगे तो मेहनत आपका होगा, मजा कोई और लूटेगा, देश के अंदर भी विदेशों के अंदर भी जाकर के। तो अब से भी जागरूक बनिए। CRCS पोर्टल का डेटा सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, ये पहले ही लोकसभा में क्वेश्चन किया गया था। मैं आज आपके माध्यम से सदन को करोड़ों जो सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं, मैडम, बहुत सारे गरीब लोग जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उन्होंने छोटे छोटे रकम अपने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए ताकि उनका जो है बचत के रूप में वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। उनका शादी ब्याह, पढ़ना लिखना, घर द्वार बनाना, सारा इससे जुड़ा हुआ था मैडम। लेकिन हम सब जानते हैं कि सहारा इंडिया का पैसा जो है वो रुक गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कम से कम सहारा इंडिया के पैसे को जब्त किया और लोगों को ये आशा है कि उनको ये पैसा मिलेगा। मैडम, करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों लोग हैं जो परेशान हैं, और जो उनके एजेंट्स हैं, लाखों में एजेंट्स हैं सहारा के, जो अब भी लोगों को आसरा दे रहे हैं कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे, और लोग उसमें जो है उनके एजेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो लौटाने की प्रक्रिया सरकार लौटा रही है, लेकिन लौटाने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करे और लोगों को राहत दे। मैडम, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ये जो लेटर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है उसमें लगभग 1,35,34,410 आवेदन सहारा के निवेशकों के गए थे। उसमें से 27,33,520 निवेशकों को 5,139 करोड़ रुपए लगभग पेमेंट किए जा चुके हैं, जबकि इतने लोगों का भी हिसाब क्लियर नहीं हुआ है जो उन्होंने जमा किया है। कुछ लोगों का जिनका 50,000 के नीचे जमा रहा होगा
और वो बहुत सौभाग्यशाली रहे होंगे कि उनका मूल रकम मिल गया होगा। आप जानते ही हैं कि लगभग 99% लोगों का डेफिशिएंसी आया था, रीसबमिशन हुआ, उसके बाद पेमेंट हुआ, तो इस पैसे का ब्याज लगभग बना है। उस पैसे में 523 करोड़ रुपए लगभग अभी बचे हैं। ये सीआरसीएस का था लेखा जोखा। अब 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। सीआरसीएस पोर्टल की तरफ से सहकारिता मंत्रालय का क्या कदम होता है, वो और फंड जारी करवाते हैं। हालांकि अभी 523 करोड़ रुपए जो उनके पास हैं, जो ब्याज के रूप में मिले हैं, उसको भी वितरित करने के लिए इनके पास दिसंबर 2025 तक का पूरा समय है। लेकिन ये बहुत ही पीड़ादायी है कि किसी भी निवेशक का फाइनल भुगतान नहीं किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।